हाय फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर थर्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लेक्चर फर्स्ट में आपने क्या देखा था कि मैंने चार्ज का स्टडी कराया था, और लेक्चर 2 में क्या देखा था आपने, लेक्चर दूसरा भी तो करा दिया है ना। तो लेक्चर 2 में देखा था आपने करंट वगैरह का स्टडी कराया था, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज वगैरह का स्टडी कराया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के बाद रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी के बाद कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन सभी चीजों को समझने के बाद आपको यह एहसास होगा कि आप एक इंजीनियर हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो चाहे डीसी मशीन पढ़ लीजिए, चाहे पावर सिस्टम पढ़ लीजिए, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट टफ नहीं लगेगा। मतलब जितने भी ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, जैसे कंडक्टेंस ले लो या कंडक्टिविटी, चाहे रेसिस्टेंस ले लो या रेसिस्टिविटी, इन्हीं से रिलेटेड आगे कॉन्सेप्ट आएंगे बड़े बड़े चैप्टर्स में। लेकिन ये बेसिक है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूं। वरना मैं इसी चीज को 3 लेक्चर ना करा के एक ही लेक्चर में 15 मिनट के अंदर खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने इस चीज को डिटेल में समझाने के लिए आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, तो आज क्या स्टार्ट करेंगे हम, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कुछ लोग तो पढ़े हुए होंगे तो समझ ही गए होंगे रेसिस्टेंस होता क्या है, और ना भी समझ में आया होगा तो आप समझा देंगे। हमारा टॉपिक क्या है आज का, रेसिस, RESIS, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस, रेसिस्ट का मतलब होता है रेजिस्ट, RESIST, रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। और रेसिस्ट का ही दूसरा मीनिंग क्या है, डैम। डैम, डैम का मतलब क्या होता है, बांध। रेसिस्ट का ही दूसरा मीनिंग क्या है, डैम, और डैम का मतलब क्या होता है, बांध। अब तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे कोई रिवर होती है, नदी होती है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए गंगा नदी ही ले लूं मैं, तो गंगा नदी का पानी रोकने के लिए हमने क्या बनाया हुआ होता है, डैम। और डैम क्या होता है, एक रेसिस्टेंस का ही तो काम करता है, रेसिस्टेंस का ही दूसरा नाम डैम है। मान लीजिए इस नदी से पानी जा रहा है, बहुत तेज फ्लो है, आगे क्या लगा देंगे हम, एक डैम। तो डैम क्या करेगा, इस पानी को रोकने का काम। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी वायर के अंदर से करंट के फ्लो को रोकने के लिए हमने क्या लगाया, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस एक्चुअली में लगाया नहीं जाता है, उस जो कंडक्टर होता है, जैसे मान लीजिए कॉपर यूज कर रहे हैं, कॉपर का तार यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली ही कॉपर के अंदर इतना रेसिस्टेंस अवेलेबल रहता है कि करंट के फ्लो में बाधा डाल सके। और कुछ जगह पे एक आर्टिफिशियल रेसिस्टेंस बना के लगाया भी जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर। तो वही चीज आज हम समझेंगे। रेसिस्ट का मतलब रोकना और डैम का मीनिंग बांध। रेसिस्टेंस होता क्या है रियलिटी में, आज वही समझने वाले हैं। द opposition of flow of electric current the opposition of flow of electric current in a circuit by a substance मतलब किसी मटेरियल के द्वारा। सब्सटेंस का मतलब होता है मटेरियल। अब मटेरियल क्या हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है। द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या हो गया, रेसिस्टेंस। मेरे कहने का मतलब ये था, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये किसका बना हुआ है, कॉपर का। कॉपर का तार ले लीजिए, दूसरा तार मैं ले लूं एल्युमिनियम का, ये तार है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम। ये दोनों कंडक्टर आप घरों में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराने के लिए, एल्युमिनियम या कॉपर। अब इनकी एक क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर जिस धातु से बने हुए हैं, कॉपर से, तो कॉपर के अंदर कुछ रेसिस्टेंस अवेलेबल रहता है ऑलरेडी। उसी रेसिस्टेंस के कारण करंट के फ्लो में क्या बनता है, बाधा। करंट के फ्लो को होने से क्या रोकता है, रेसिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रॉन्स, करंट क्या है रियलिटी में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बताया था ना। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है किसी भी तार के अंदर,
अगर उस प्रवाह को कोई चीज रोक रही है तो क्या कहलाएगी? रेसिस्टेंस। तो वही है, कॉपर में भी होता है, एल्युमिनियम में भी होता है, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं या सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सभी के अंदर एक रेसिस्टेंस पाया जाता है। अब मार्केट में भी रेसिस्टेंस बने बनाए आर्टिफिशियल रेसिस्टेंस मिलते हैं, इस तरीके से एक एलिमेंट बना दिया और वो मिलता है, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। एक्चुअली रेसिस्टेंस तो होता है, वो एक एप्लीकेशन है रेसिस्टेंस का, लेकिन रेसिस्टेंस जो होता है हर चीज में अवेलेबल है। मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है, मेरी बॉडी के अंदर भी कुछ रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस कैसे? मान लीजिए इस हाथ को मैं आग के अंदर रखूं, तो जितनी अंदर इस हाथ के अंदर सहने की क्षमता है तो वो क्या कहलाएगी? रेसिस्टेंस। उसके बाद जल जाएगा जैसे ही रेसिस्टेंस ब्रेक होगा। मान लीजिए डस्टर है, डस्टर को फायर के अंदर रखा जाए तो जब तक इसका रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होता ये राख नहीं बनेगा, ऐश नहीं बनेगा, और जैसे इसका रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो ये क्या बन जाएगा? ऐश, यानी जल जाएगा कंप्लीटली। तो यही होता है रेसिस्टेंस। तो आपने रेसिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी, द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट बाय अ सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब कोई भी मटेरियल या कोई भी धातु, और धातु क्या हो सकते हैं? कॉपर हो सकता है आपका, एल्युमिनियम हो सकता है, और आपका सिल्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो धातु हैं आपकी साइंस के अंदर या जो भी नॉर्मली डेज में हम धातु का यूज करते हैं, आयरन ले लो, कुछ भी ले लो, वो क्या है? एक सब्सटेंस है और मटेरियल है। सब्सटेंस का ही दूसरा नाम क्या है? मटेरियल। अब इतना समझ में आ गया। अब रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? आर। आर से किसको दर्शाया जाता है? रेसिस्टेंस को। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, OHM, ओम। और ओम का सिंबल क्या होता है? इस तरीके से एक सिंबल बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं ओम, OHM, ओम। चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, और ओम का सिंबल ये, रेसिस्टेंस का सिंबल ये। इतना आप समझिए। उससे आगे अब चलेंगे हम। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, मेटल कितने प्रकार के होते हैं? मेटल्स कितने प्रकार के होते हैं? मेटल्स, जो मेटल होते हैं, धातु होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है कंडक्टर। दूसरा पढ़ाया था मैंने इंसुलेटर। और तीसरा पढ़ाया था मैंने सेमी कंडक्टर। इसको बताया था मैंने हिंदी में चालक। इसका मीनिंग बताया था अर्धचालक। यानी कि ये चालक नहीं है, ये चालक है और ये अर्धचालक है। चालक का मतलब किसी चीज का प्रवाह कराने वाला, क्या कहलाएगा? चालक। एक वस्तु को दूसरे स्थान तक अगर कोई चीज ले जा रही है, मान लीजिए बस है, बस किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले रही है, तो वो क्या है? एक चालक है। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह कराने वाला क्या कहलाता है? चालक। अब जो कंडक्टर होते हैं उनका एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ चुके हैं, वैसे दोबारा बता देता हूं। कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये किसके एग्जाम्पल हैं? कंडक्टर के। इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या है? वुड यानी लकड़ी। रबड़ किसका एग्जाम्पल है? इंसुलेटर का। सेरामिक, CERAMIC, सेरामिक। माइका, ये किसके एग्जाम्पल हैं? इंसुलेटर के। अब ये तो आपने देखे हैं, लकड़ी भी देखी है, लकड़ी तो डस्टर है, लकड़ी का बना हुआ है। दूसरा रबड़, ये रबड़ है, मान लीजिए मार्कर रबड़ का बना हुआ है। ये कहाँ से आ गए भैया? सेरामिक और माइका। इनके एग्जाम्पल होते हैं, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी के पोल देखे होंगे, खंबे देखे होंगे, उन पे जो एक पत्थर सा लगा रहता है तार के साथ, मतलब वो पत्थर के साथ तार बंधा रहता है ना, उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर। और वो इंसुलेटर बना हुआ होता है किस चीज का? सेरामिक का या माइका का। वो क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं हो सकता, इसलिए उसको लगाते हैं ताकि उस पोल पे जो मतलब लोहे का खंबा होता है, लोहे का पोल होता है, उसमें कंडक्टर तो हमने लगा दिए इस तरीके से, गांव में या सिटी में जब भी लगे हुए होते हैं, लेकिन उस खंबे पे बिजली नहीं आती है। इसी कारण एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, मान लीजिए पोल हैं, दो पोल हैं,
इन पे बिजली के तार इस तरीके से खिंचे हुए होते हैं, लेकिन कभी भी नीचे बिजली नहीं आती। उसका रीजन है उसमें जो पत्थर लगा हुआ है, जो पत्थर लगा हुआ है वो एक इंसुलेटर है, और इंसुलेटर कभी भी करंट का प्रवाह नहीं कराता है। ठीक है जी। तीसरे होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये क्या है? सेमीकंडक्टर। गैलियम, आर्सेनाइड, ये क्या है? सेमीकंडक्टर हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड, ये क्या है? एक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं कुछ समय तक तो नहीं फ्लो होने देंगे, जैसे ही उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब वोल्टेज की कुछ वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद फ्लो करा देते हैं। जैसे कि ट्रांजिस्टर है, डायोड है, ये क्या है? एक सेमीकंडक्टर के ही एप्लीकेशन है। तो आपको इतना पता चल गया कि मेटल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मेटल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहले का नाम कंडक्टर, दूसरे का नाम इंसुलेटर, तीसरे का नाम सेमीकंडक्टर। और प्रत्येक मेटल के अंदर क्या पाया जाता है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है? मेटल के अंदर। तो भैया मेटल तो तीनों ही हैं, कंडक्टर भी एक मेटल है, इंसुलेटर भी मेटल है, और सेमीकंडक्टर भी एक मेटल है। तो ऑब्वियसली बात है, जब तीनों ही मेटल है तो तीनों के ही अंदर क्या पाया जाएगा? एक रेसिस्टेंस। अब वो रेसिस्टेंस किसी के अंदर ज्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। सबसे कम जो होता है रेसिस्टेंस की वैल्यू, वो होती है कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर में कम होती है, इसलिए वो करंट का फ्लो करा पाता है, आपका यूज, आप उसे यूज कर पाते हैं। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, और मीडियमली जो होता है किसके अंदर होता है? सेमीकंडक्टर के। वही मैं अब लिखवा देता हूं। अब इसका डेफिनेशन में लिखवा देते हैं। ऑल मेटल्स हैव रेसिस्टेंस। ऑल मेटल्स हैव रेसिस्टेंस। प्रत्येक मेटल क्या रखता है? रेसिस्टेंस। मेटल कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ मेटल। टाइप्स ऑफ मेटल 3 कौन कौन से हो गए? पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, INSULATR इंसुलेटर, और तीसरा सेमी कंडक्टर। मैं इतना बेसिक में इसलिए जा रहा हूं ताकि आप समझ सको। जब आप मोटर पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसका जब मटेरियल पढ़ जाएगा। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जब भैया मेटल 3 प्रकार के हैं और प्रत्येक क्या रखता है? एक रेसिस्टेंस रखता है, तो ये तीनों ही रेसिस्टेंस रखते हैं। ये भी रेसिस्टेंस रखता है, ये भी रेसिस्टेंस रखता है, और ये भी रेसिस्टेंस रखता है। ठीक है जी। लेकिन जब हम बिजली का फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का फ्लो कराने के लिए यूज करते हैं तो कौन सा वाला यूज करते हैं? ये वाला कंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का भी यूज होता है, इसका यूज नहीं होता है। इसका यूज होता है खंभे वगैरह पे तारों को बांधने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट खत्म हो जाए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या? नेक्स्ट पॉइंट है all metals have some effect of temperature. All metals have some effect of temperature. हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। प्रत्येक जो मेटल होता है उस पर टेम्परेचर का कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। मान लीजिए लोहे को मैं अगर आग में रख दूं तो लोहा पिघल जाता है, तो टेम्परेचर क्या है? एक आग है, आग के कारण तापमान बढ़ा और ताप के कारण पिघल गया, तो उसका क्या हो गया? रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया। तो ऑल मेटल्स हैव सम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑल मेटल्स पे क्या पड़ता है? टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, अब बात कर लेते हैं कंडक्टर्स की। हमें सिर्फ उतना पड़ता है जो हमारे एग्जाम और हमारे फील्ड से रिलेटेड है, हमें फालतू का कुछ नहीं पढ़ना। कंडक्टर तो लिख लेते हैं, कंडक्टर्स आर पॉजिटिव टेम्परेचर टेम्परेचर कोफिशिएंट
कोफिशिएंट। कंडक्टर्स आर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या समझे इस चीज से? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब जो कंडक्टर्स होते हैं अगर उसका तापमान बढ़ाया जाए तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब एक पॉइंट आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस सिंबल को हम क्या बोल देते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, PROPORTION, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बहुत लोग इसमें फिजिक्स को पढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं, कंफ्यूज होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सीधा ताल्लुक, सीधा ताल्लुक और सीधा रिश्ता यानी रिलेशनशिप, रिलेशन यानी कि सीधा सीधा रिलेशन है इन दोनों वस्तुओं का। मतलब अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। यही दर्शाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या है? ये वाला। इस तरीके से एक आंकड़ी सी बना दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और ये दर्शाता है कि दोनों चीज एक साथ बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है ये वाली घट गई तो ये वाली बढ़ेगी। वो भी सिचुएशन आती है, उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। अगर ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, ये घटेगी, इस तरीके से चलता है इनवर्सली का मतलब। और डायरेक्टली का मतलब दोनों ही बढ़ेंगी और या दोनों ही घटेंगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आपको बताया जाएगा। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है कंडक्टर्स में? दीज आर मेड अप ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स। मेटालिक बॉन्ड्स यानी कि मेटालिक बॉन्ड से बने हुए होते हैं। जो कंडक्टर होते तो सभी मेटल हैं, लेकिन सिर्फ कंडक्टर मेटालिक बॉन्ड से बने हुए होते हैं। आप इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे का पढ़ते हैं। फिर आगे आएगा रेसिस्टिविटी टर्म, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे का पढ़ते हैं। कंडक्टर का मैंने क्या पढ़ाया? कंडक्टर होते हैं रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव का मतलब है दोनों चीज बढ़ रही हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। इनके एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिए थे। इंसुलेटर मतलब रबड़, वुड, माइका, सेरामिक, और सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड, गैलियम। ये जो है क्या है? सेमीकंडक्टर। अब बता देते हैं। These are all negative टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब यहाँ आ गया ना नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो समझ जाइए कि एक वस्तु बढ़ेगी और एक वस्तु घटेगी। इस तरीके से चलेगा। अगर ये बढ़ रहा तो ये घट गया, ये बढ़ा तो ये घट गया। अब यहाँ आएगा रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कुछ लंगड़ा सा लग रहा है ना, मतलब एक चीज ऊपर लिख रही है, एक चीज नीचे लिख दी, यानी रेसिस्टेंस ऊपर लिख दिया और 1 लगा के टेम्परेचर नीचे लिख दिया। हमेशा जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात होगी तो एक चीज 1 के नीचे ही लिखी जाएगी। ठीक है जी, टेढ़ा सा फॉर्मूला होगा। तो इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए रेसिस्टेंस बढ़ रहा है अगर वस्तु का, तो टेम्परेचर घटेगा और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस घटेगा। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की यही प्रॉपर्टी है, जितना उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे उल्टा उनका रेसिस्टेंस गिर जाएगा, और रेसिस्टेंस गिर गया तो भैया फ्लो होना बंद। ठीक है जी। रेसिस्टेंस क्या है? गेट बंद होना किसी वस्तु का, पानी के फ्लो को रोकना। अब जब टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका उल्टा रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, गेट बंद हो रहा है, तो करंट कहाँ से फ्लो होना? इसलिए इनके अंदर होता नहीं है। वैसे ही होते हैं तुम्हारे सेमीकंडक्टर, उनके अंदर भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उल्टा रेसिस्टेंस गिर जाता है बढ़ने की बजाय। जबकि हमारे जो कंडक्टर होते हैं उनमें जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया साथ साथ उनका रेसिस्टेंस क्या होता है? ग्रो। अब जब रेसिस्टेंस ग्रो होता है तो करंट का फ्लो हो जाता है। ठीक है जी, आप इतना समझ लीजिए। आपको मैंने इंसुलेटर बता दिया, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टी बता दी।
नेक्स्ट पॉइंट है दीज, यानी दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की दोनों। दीज आर मेड अप ऑफ कोवालेंट बॉन्ड से बने हुए होते हैं। कोवालेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो आसानी से ब्रेक नहीं किए जा सकते, और मेटालिक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो आसानी से हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाने पर ब्रेक हो जाते हैं। तो आप समझ जाइए, जो चीज कोवालेंट बॉन्ड से बनी है उसको आसान नहीं है ब्रेक करना। और कोवालेंट बॉन्ड से कौन बना हुआ होता है? इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। और कंडक्टर किस चीज से बना हुआ होता है? आपका मेटालिक बॉन्ड्स। ठीक है जी, तो आपको मैंने बता दिया दीज आर मेड अप ऑफ कोवालेंट बॉन्ड्स। अब आपको इनका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। कंडक्टर्स होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब दोनों चीज घटती और बढ़ती एक साथ हैं। और जो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं वो होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। पहले कंडक्टर का फॉर्मूला होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए आता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T। 1 का मतलब इनवर्सली। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रेसिस्टिविटी। अब यहां से मैंने आपको क्लियर करा दिया इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का, रेसिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेसिस्टी, RESISTIVITI रेसिस्टिविटी से आप क्या समझे? रेसिस्टेंस पढ़ लिया तो आप सीधे सीधे रेसिस्टिविटी भी समझ गए होंगे। रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस, ये भूल गया था मैं, दोबारा लिखवा देता हूं। फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? R इक्वल्स टू रॉ L/A इज द एरिया, L इज द लेंथ। L से क्या दर्शा रहे हैं हम? लेंथ को, यानी लंबाई को। A से एरिया को, रॉ से रेसिस्टिविटी को, जहां जरूरत थी वहां मैंने फॉर्मूला लिखा। और R से हम क्या दर्शा रहे हैं? रेसिस्टेंस को। तो हमें क्या पता चल रहा है? लेंथ की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, रॉ यानी रेसिस्टिविटी की बात कर रहा है, और रेसिस्टेंस की बात कर रहा है। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, यानी कि कोई तार है। ये कोई क्या है? तार। इसकी जो चौड़ाई होगी तार की, मतलब कुछ तार है, मान लीजिए मार्कर है, तो इसकी जो मोटाई है इसको क्या बोलेंगे हम? एरिया ऑफ एक्स सेक्शन, या एरिया ऑफ एक्स सेक्शन। जब भी आपको एक्स सेक्शन की बात हो तो समझ जाइए ये इसकी मोटाई की बात कर रहा है, मतलब एरिया की बात कर रहा है, एक्स सेक्शन। दूसरा आएगा उसकी लेंथ, मतलब इतना लंबा है, कितना, मान लीजिए मार्कर की लेंथ कितनी? 6 सेंटीमीटर है या 6 इंच है। आपके गांव में बिजली के तार 100 मीटर लंबे होते हैं, 150, 200, 1 किलोमीटर लंबे जो होते हैं, वो क्या है? उनकी लेंथ है। मान लीजिए जितनी लंबाई इसकी यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या कहलाएगी? लेंथ में से लंबाई। ठीक है जी। और ये क्या कहलाएगी? इसका एरिया यानी मोटाई। तीसरा पॉइंट आता है रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी को ही तो समझाना है, इसको छोड़िए अभी। रेसिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया, उसकी रोकने की क्षमता। रेसिस्टेंस क्या होता है? रोकने की क्षमता। अब क्षमता तो है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा तो घट बढ़ रही है वो क्षमता अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इफेक्ट के कारण। रेसिस्टिविटी का जो दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है? SPCIFIC, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इसका जो सिंबल होता है, रेसिस्टिविटी का जो सिंबल होता है वो होता है रॉ, RHO, रॉ, यानी कि इस सिंबल से इसको दर्शाया जाता है, रॉ। और इसकी SI यूनिट मैं पहले ही बता देता हूँ। SI यूनिट होती है इसकी ओम मीटर, METRE, ओम मीटर। इसकी क्या होती है? SI यूनिट। ये मेन पॉइंट याद रखिए। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया नहीं है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? R इक्वल्स टू
रॉ एल अपॉन ए, रॉ एल अपॉन ए। तो यहाँ से अगर रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाओ तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं इस रॉ को बाहर ले लूँ तो ये इसके साथ आ जाएगा, तो रेसिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन एल, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, रेसिस्टिविटी का, और ये किसका फॉर्मूला है, रेसिस्टेंस का। आपको सिर्फ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है, आर इक्व टू रॉ एल अपॉन ए। आपको स्वयं ही रेसिस्टिविटी याद हो जाएगी। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर ए, यानी आर इज द रेसिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ, आर ए अपॉन एल। अब यहां से आप क्या समझे कि रेसिस्टेंस होता क्या है। रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये आर इक्व टू रॉ एल अपॉन ए। रेसिस्टेंस का सीधा सीधा ताल्लुक है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, यानी रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी वायर की लेंथ को बढ़ा दिया जाए, लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इफेक्ट की बात नहीं कर रहा है, इफेक्ट अलग होता है टेम्परेचर का। मान लीजिए अगर किसी तार को खींच के इतना कर दिया जाए, इस टेस्टर को खींच के इतना कर दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मूला बोल रहा है ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और डायरेक्टली का मतलब होता है रिश्ता दोनों के बीच, और जब आमने सामने लिखे हुए हैं तो दोनों चीज बढ़ती हैं या दोनों चीज घटती हैं। अब ये ए नीचे लिखा है तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये यही तो दर्शा रहा है, आर इज 1 अपॉन ए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मान लीजिए अगर एरिया को बढ़ाओगे, एरिया को मोटा करोगे, इस डिस्टर को मान लीजिए ये पहले इतना था मार्कर की बराबर मोटा, फिर इसको इतना कर दिया तो इसका क्या हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया, और एरिया के इंक्रीज होने से रेसिस्टेंस घटेगा। यही चीज क्या कहलाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, मतलब एरिया बढ़ा दोगे तो उसका रेसिस्टेंस घट जाएगा, और रेसिस्टेंस घटा दोगे तो एरिया, यानी कि क्या, रेसिस्टेंस को बढ़ा दोगे, रेसिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और एरिया को घटा दोगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है जी, इन्वर्सली का मतलब यही होता है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, आर इक्व टू रॉ एल अपॉन ए, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेसिस्टेंस घटेगा, सीधी सी बात है। एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, यानी इन्वर्सली है ना, और एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है जी, अभी हमने आपको रेसिस्टेंस क्लियर कराया, इसके बाद हमने रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट भी बता दी है, साथ में उसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बता दिया है, उसका सिंबल भी बता दिया, रॉ होता है रेसिस्टिविटी का सिंबल। अभी हमने मेन पॉइंट नहीं बताया कि रेसिस्टिविटी होती क्या है। इट्स डिपेंड अपॉन, इट इज डिपेंड अपॉन ओनली नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, और पहला तो नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा इसका टेम्परेचर। मतलब जो रेसिस्टेंस होता है वो किसी भी इफेक्ट की बात करता तो है, लेकिन वो इफेक्ट किसके कारण होता है, रेसिस्टिविटी के कारण। मतलब रेसिस्टिविटी क्या दर्शाती है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो टेम्परेचर का रेसिस्टेंस घट जाएगा। और इंसुलेटर में उल्टा होता है थोड़ा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंसुलेटर का क्या होगा, रेसिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। यही रेसिस्टिविटी का ये पॉइंट दर्शाता है। लेकिन रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल। अब यहाँ रेसिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पर। जब भी एग्जाम में आएगा रेसिस्टिविटी या डिपेंड्स अपॉन, या तो आएगा नेचर ऑफ मटेरियल या लिख के आएगा टेम्परेचर अपॉन, या तो लेंथ पे डिपेंड करेगा या एक्स एक्शन पे डिपेंड करेगा, दो चीज़ों पे तो करता ही है। ठीक है जी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफरेंस रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में। ठीक है जी, अब मेन पॉइंट आता है कंडक्टेंस।
अब ये जो फॉर्मूला था, आपको फॉर्मूला तो बनाना सिखा दिया। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है R=ρl/A, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? ओम। ओम। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है RA/L, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। ओम मीटर, इसकी ऐसा यूनिट होगी ओम मीटर, इसकी ऐसा यूनिट होगी ओम। इसको ऐसे दर्शा सकते हैं और इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। शॉर्ट में भी तो लिखे जाते हैं फॉर्मूले, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडक्टेंस। रेसिस्टिविटी भी क्लियर हो गया आपका। रेसिस्टिविटी कुछ नहीं है, अगर आपने रेसिस्टेंस को अच्छे से समझ लिया तो रेसिस्टिविटी उसी का एक प्रॉपर्टी है, रेसिस्टेंस का ही एक क्या है? प्रॉपर्टी है। अब मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो जिस मटेरियल से वो बना है रेसिस्टेंस, उसकी एक आंतरिक प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज नोन एज रेसिस्टिविटी। ठीक है जी। डिफरेंस बता दूं एक बार, ये है रेसिस्टेंस, ये है रेसिस्टेंस। मान लीजिए रेसिस्टेंस है किसी तार का, रेसिस्टेंस को इस सिंबल से तो दर्शाते हैं हमेशा टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से लिख के। तो रेसिस्टेंस क्या है? इस तार का ये रेसिस्टेंस है, सिंबल है रेसिस्टेंस का। लेकिन रेसिस्टिविटी क्या है? जिस मटेरियल से रेसिस्टेंस बना है, जिस मटेरियल से रेसिस्टेंस बना है, उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या कहलाती है? प्रॉपर्टी। मान लीजिए ये क्या है? एक रेसिस्टेंस, इसके अंदर तार फ्लो नहीं हो सकता। ये मान लीजिए एक रेसिस्टेंस है और इस पे बिजली का तार लगाया जाए तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये कहलाएगा रेसिस्टेंस। और जिस मटेरियल से ये मार्कर बना है, प्लास्टिक जो है, वो क्या है? उसकी रेसिस्टिविटी। ठीक है जी, इतना समझ लीजिए। और मैंने डिटेल में आपको सब कुछ बता ही दिया है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कंडक्टेंस। CONDUCTANCE, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का क्या होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। अब किसी भी वायर के अंदर, किसी भी वायर के अंदर रेसिस्टेंस का काम क्या होता है? डैम का काम होता है, रोकने का। डैम, करंट, किसी भी सर्किट में करंट को रोकने का काम कौन करता है? रेसिस्टेंस, यानी डैम के नाम से जाना जाता है, डैम। ये मैं एक देसी भाषा में बता रहा हूँ, डैम। वैसे इलेक्ट्रिकल में डैम कहीं भी नहीं लिखा हुआ होगा। रेसिस्टेंस का काम क्या होता है? डैम का काम करता है, यानी करंट को रोकने का काम करता है, जैसे कि डैम किसी पानी को रोकने का काम करता है। लेकिन कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, एंस एंस दोनों के बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। कंडक्टेंस एक कंडक्टर है, ये क्या है? उल्टा है रेसिस्टेंस का। ये इस पानी को निकालने का काम करता है, इस डैम को तोड़ के पानी को निकालने का काम कौन करता है? कंडक्टेंस। इसलिए इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस होता है। इट इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ करंट। ये बोलेगा तू जा। मान लीजिए गेट पे एक दुश्मन खड़ा है आपका, यानी विरोधी, और एक दोस्त खड़ा है, तो दुश्मन तो आपको रोक देगा तुरंत। दुश्मन क्या है? एक रेसिस्टेंस। आप करंट हो, मान लीजिए मैं करंट हूं और ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, तो मेरा दुश्मन बोलेगा रुको रुको रुको, तो क्या है? ये रेसिस्टेंस है, करंट को रोक दिया। ये क्या है? मेरा दोस्त, इसका नाम है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या बोलेगा? अरे निकल जाओ। तो वही प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। किसी भी मटेरियल के अंदर जब भी किसी वायर की बात करते हैं, उसके अंदर कंडक्टेंस भी प्रेजेंट होता है और उसी के साथ रेसिस्टेंस भी प्रेजेंट होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिखा जाता है, यानी रेसिस्टेंस को 1/, किसका? कंडक्टेंस किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? रेसिस्टेंस का, मतलब रेसिप्रोकल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं इसको डेफिनेशन में भी लिख सकता हूं, लेकिन बोल के अच्छा होता है। रेसिस्टेंस का दोबारा से लिखवा देते हैं। कंडक्टेंस is the inversely proportional to resistance। रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है? कंडक्टेंस। अब ये लिखवा तो दिया, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि इन्वर्सली का मतलब क्या होता है। इन्वर्सली का मतलब होता है, कंडक्टेंस का सिंबल होता है G, G से इसको दर्शाया जाता है हमेशा,
और जी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखेंगे कैसे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इस तरीके से कांकड़ी सी लगाओ इन्वर्सली और 1 लिख के, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? रेसिस्टेंस के, तो 1 को नीचे लिख दो। अगर डायरेक्टली बोलेगा तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता था। डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा ताल्लुक है, दोनों के बीच एक रिश्ता है। और इन्वर्सली का मतलब दुश्मन कह सकते हो, एक दूसरे के दुश्मन है वो, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। ये क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या आ जाती है यहाँ से? ऐसा यूनिट तो सभी की होती है, तो ऐसा यूनिट आ जाती है इसकी साइमन, SIEMEN, साइमन। अगर किसी भी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके मित्र के कारण हो रहा है और उस मित्र का नाम है कंडक्टेंस। अगर किसी भी वायर के अंदर करंट का फ्लो रुक रहा है तो उसका दुश्मन है और उस दुश्मन का नाम क्या है? रेसिस्टेंस। इसीलिए जब भी आप हीटिंग एलिमेंट खरीदते हैं, हीटर खरीदते हैं या इमल्सन रॉड खरीदते हैं पानी गर्म करने के लिए, उसका रेसिस्टेंस इतना बढ़ा दिया जाता है, करंट के फ्लो को होने ही नहीं देता। और जब होने ही नहीं देता तो एक आग पैदा होती है, हीट पैदा होती है। भाई रेसिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, करंट को फ्लो होने नहीं देगा, और जब नहीं होने देगा तो क्या आएगा? एक प्रलय आती है। जैसे ही जब पानी को रोका जाता है डैम के द्वारा, जब रोक दिया उस पानी को तो पानी इतना बढ़ जाएगा उस डैम को तोड़ने की कोशिश करेगा, और जब तोड़ने की कोशिश करेगा तो प्रलय आएगी। वैसे ही अगर किसी वायर के अंदर रेसिस्टेंस को इतना बढ़ा दिया जाए कि करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो करंट क्या पैदा करेगा? एक हीट। इसलिए आपका पानी गर्म हो पाता है, इसलिए आपका बल्ब जल पाता है, और इसलिए हीटर वर्क कर पाता है। उसका रेसिस्टेंस इतना ज्यादा होता है उस मटेरियल का कि वो करंट को रोक देता है और उसी के कारण हीट पैदा हो जाती है, ठीक है। जिस मटेरियल का कंडक्टेंस हाई है उसका रेसिस्टेंस लो होगा, और जिस मटेरियल का रेसिस्टेंस हाई है उसका कंडक्टेंस लो होगा। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तीर यही दर्शाता है, अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। मतलब एक साथ दोनों एक साथ बराबरी की सहायता में नहीं रह सकते, इसे ऐसे चलता है इनका रेशो, ठीक है। तो आपको कंडक्टेंस समझ आ गया। कंडक्टेंस का सिंबल G होता है। कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेसिस्टेंस होता है। रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसकी ऐसा यूनिट साइमन होती है। ये करंट का मित्र होता है, जबकि रेसिस्टेंस करंट का दुश्मन होता है, ठीक है। और क्या बताऊं मैं इसके बारे में? नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा क्या? कंडक्टिविटी। जैसे रेसिस्टेंस था उसका रेसिस्टिविटी आया, वैसे ही कंडक्टेंस की क्या प्रॉपर्टी है? कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी सेम उसी तरीके से है। हाँ, एक पॉइंट और रह गया, वो और लिखवा देते हैं। कंडक्टेंस इज रेस्पॉन्सिबल, कंडक्टेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in all metallic conductors। जिस भी कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है उसमें करंट के फ्लो का जिम्मेदार कौन है? वो है कंडक्टेंस। अगर रोक दिया तो रेसिस्टेंस कहलाएगा, फ्लो होने से रोकने वाला रेसिस्टेंस। तो रेस्पॉन्सिबल कौन है? कंडक्टेंस। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा हो जाता है कि कंडक्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है। वो होता है हीटिंग एलिमेंट्स में, जैसे हीटर वगैरह में कॉइल लगा देते हैं ना पानी गर्म करने के लिए। वो भी आगे समझाया जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा। रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या था? रॉ। रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या था? RESISTIVITY। रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या था? रॉ, RHO, रॉ। इसका सिंबल क्या होता है? सिग्मा। जबकि रेसिस्टेंस का सिंबल क्या था? R, और कंडक्टेंस का सिंबल क्या था? G। वैसे ही रेसिस्टिविटी का सिंबल रॉ और रेसिस्टिविटी का कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा। तो सिग्मा भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टिविटी के। इट इज inversely proportional to
रेसिस्टिविटी क्या इट इज, मतलब इट इज क्या, कंडक्टिविटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का दोनों का यही डिफरेंस है, रेसिस्टिविटी रोकने का कार्य करती है और कंडक्टिविटी फ्लो कराने का कार्य करती है। ये पॉइंट आपको कोई भी नहीं बताएगा स्कूल या कॉलेजों में, ये मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ और यहाँ से एग्जाम में पूछा भी जाता है कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी में। ठीक है जी। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, जैसे रेसिस्टेंस के फॉर्मूले को 1/G लिख दो या G=1/R लिख दो, एक ही बात है, G=1/R लिख देते थे इस तरीके से, वैसे ही हमको कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, RA/L, और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू 1/1 में ये वैल्यू आ जाएगी RA/L, यानी कि ये होता है, दोबारा से लिखता हूँ मैं, समझ में नहीं आया होगा, सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। सिग्मा कह रहा है तू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेरा, अगर मैं बढ़ूंगा तो तू घटेगा, अगर तू घटेगा तो मैं बढ़ूंगा, सीधी सी बात है। तो ρ की वैल्यू क्या है, सिग्मा बराबर 1/RA/L। और जब भी इस तरीके से कोई वैल्यू होती है तो सेकंड एक अपॉन को छोड़ के दूसरा वाला अपॉन जो होता है, दूसरे वाले अपॉन के नीचे जो वैल्यू होती है वो सीधा कहाँ चली जाती है, ऊपर। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाता है, सिग्मा इक्वल्स टू L/RA, यानी कि कंडक्टिविटी सीधा सीधा किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेसिस्टेंस के और एरिया के। अब यहाँ से इसकी ऐसा यूनिट भी निकालेंगे। आपको इतना तो समझ में ही आ गया होगा कि ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस के। कंडक्टिविटी का सिंबल बता दिया मैंने ρ, इसकी ऐसा यूनिट और बता देता हूँ। इसकी ऐसा यूनिट होती है साइमन पर मीटर, और जब पर में कोई चीज़ वैल्यू लिखी हुई होती है तो उसको माइनस लगा के ऊपर लिख देते हैं, साइमन मीटर और पावर में -1, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं किसी वैल्यू को तो -1 आ जाता है। तो शॉर्ट में कैसे लिख देंगे इसको, साइमन पर मीटर या S/N, साइमन पर मीटर, दोनों ही वैल्यू ठीक हैं। इस तरीके से लिखो या इस तरीके से, एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, आपको सिर्फ याद रखना है। अब मैंने कितने पॉइंट क्लियर बता दिया आपको, रेसिस्टेंस बता दिया, रेसिस्टिविटी बता दिया, कंडक्टेंस बता दिया, कंडक्टिविटी बता दिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस बता दिया। ये तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसलिए बताया था ताकि आप समझ सकें। ठीक है जी। अब बात आती है पावर की। पावर को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल वे में समझाऊंगा कि पावर क्या होती है। और जैसे ही पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म होती है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपके सर्किट्स चलेंगे, और सर्किट्स को बहुत ही आसान वे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट तरीके में, और जितना एग्जाम में आता है उतना ही समझाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।